नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लेटरल एंट्री को लेकर जो विवाद हुआ। हालांकि लेटरल एंट्री से बड़े अधिकारियों को बड़े पदों पर बाहर से लाकर अधिकार ऊंचे पदों पर नियुक्त करना ये कोई नया चलन नहीं है। खासकर मोदी सरकार के समय में तो ये चलन काफ़ी बढ़ गया है। काफ़ी समय से ये चीज़ें आगे बढ़ती चली गई हैं, लेकिन इस बार उसको लेकर एक ज़्यादा विरोध देखने को मिला और नतीजा ये हुआ कि मोदी सरकार को इसमें अपना कदम वापस लेना पड़ा। एक पहलू, उसका जो एक पहलू है उसको वापस लेना पड़ा। जब इस बार विवाद जो खड़ा हुआ वो इससे खड़ा हुआ कि यूपीएससी ने 45 नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया बाकायदा। और क्योंकि ये लेटरल एंट्री का जो अब तक चलन रहा है, इसमें सरकारी नियमों के तहत नहीं होता है, जिसमें अगर सरकारी नियम लागू हों तो उसमें जो 50% आरक्षण है एससी, एसटी और ओबीसी के लिए, प्लस 10% जो ईडब्ल्यूएस यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, मोटे तौर पे सवर्णों के लिए जो आरक्षण है उसको वो फुलफिल करना होता है। लेकिन अगर लेटरल एंट्री में ये सब चीज़ें अभी तक लागू नहीं रही हैं, तो इसी बात को लेकर विपक्ष ने इसे बड़ा मामला बनाया, मुद्दा बनाया। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष का मनोबल बढ़ा हुआ है, विपक्ष की ताकत बढ़ी हुई है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना बहुमत नहीं है, तो उनके जो सहयोगी दल हैं उनके पास भी जुबान आ गई है। तो इस फैसले का चिराग पासवान ने खुलकर विरोध किया। जेडीयू की ओर से, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी इस पर एक कड़ी टिप्पणी आई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुयायी हैं और हम लोग हमेशा ही सामाजिक न्याय के पक्ष में रहे हैं। तो ये बातें जो थी, इसका असर हुआ। असर ये हुआ कि केंद्र सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला किया। इसके लिए पत्र लिखा गया यूपीएससी को और इसे उनकी तरफ से एक नया रंग देने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री मोदी तो हमेशा ही पिछड़े लोगों के पक्ष में रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि यूपीएससी अब ये जो लेटरल एंट्री की पॉलिसी है और रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, दोनों का मेल करने के बाद नए सिरे से इसका विज्ञापन जारी करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लेटरल एंट्री खत्म नहीं हुआ है, लेटरल एंट्री की पॉलिसी वापस नहीं ली गई है, नीति पर पुनर्विचार नहीं किया गया है। सिर्फ यह किया गया है कि अब जो लेटरल एंट्री होगी उसमें जो विज्ञापन आएगा उसमें जो सरकारी आरक्षण है उसके मुताबिक उतनी सीटें आरक्षित कर दी गई। ये लेटरल एंट्री के लिए लोग लाए कहाँ से गए हैं, ये गौर करना जरूरी है, क्योंकि सवाल यह है कि ये जो बाहर से जो लोग लाकर उनको बड़े बड़े पदों पर बैठाया जाता है, उसके पीछे क्या सोच काम कर रही है। हम अगर इस बात को हम लोग गौर करके देखें तो पाएंगे कि ज़्यादातर लोग सीधे कॉर्पोरेट सेक्टर से आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने कुछ महीने पहले, 8-10 महीने हो गए, आरटीआई से जो उन्होंने सूचना निकाली थी उसके आधार पर एक खबर छापी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि देसी कॉर्पोरेट से और विदेशी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जैसे कि प्राइस वाटर कूपर है, गोल्डमैन सैक्स है, या ये जो रेटिंग एजेंसियां हैं जो फिच है, ये जो इस तरह की जो एजेंसियां हैं, इन लोगों से सीधे लाए गए 1500 लोगों को भारत सरकार में, मोदी सरकार में अलग अलग विभागों में नियुक्त किया गया है। वो खबर इस बात को साफ करती थी कि मोदी सरकार ने अपनी पूरी पॉलिसी मेकिंग जो है, जो नीति बनाने का जो काम है, वो कॉर्पोरेट देशी और विदेशी दोनों से लाए गए लोगों को सौंप दिया है। अब जो विदेशी हैं, जाहिर है वो विदेशी नागरिक नहीं होंगे, वो भारत के ही लोग होंगे, लेकिन जो उनके यहाँ काम करते रहे हैं और जिनका माइंड सेट एक खास ढंग की नीतियों के साथ ढल गया हो। मोदी सरकार में ये जो नियुक्तियां हैं, इसकी और भी लंबी कहानी है। अगर आप जाकर देखें, जैसे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं या प्रधानमंत्री की जो एडवाइजरी काउंसिल है, उसकी जो संरचना है
अगर उस पर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि पहले की सरकारों में या मोदी सरकार के भी पहले कार्यकाल में 2-3 साल तक जिस तरह के लोग लाए जाते थे, जो कन्वेंशनल टर्म में पारंपरिक रूप से जिन्हें अर्थशास्त्री समझा जाता था, कहा जाता था, जैसे अरविंद सुब्रमण्यम हैं, दक्षिणपंथी हैं, दक्षिणपंथी लेकिन वो अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री के डिसिप्लिन से आए हुए व्यक्ति हैं। लेकिन अब वहाँ पर अर्थशास्त्री नहीं लाए जाते हैं, IIM वगैरह जो ये संस्थान हैं, उनके यहाँ से जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको असल ट्रेनिंग कॉर्पोरेट का कैसे मैनेजमेंट किया जाए ये दी जाती है, वैसे ही लोग सरकार के आर्थिक सलाहकार के तौर पर उनकी नियुक्तियां पिछले अनेक सालों से की जा रही हैं। उसी प्रोसेस का जो सिलसिला है, उसी सिलसिले में जो कुछ जॉइंट सेक्रेटरी के पद होते हैं, सेक्रेटरी के पद होते हैं, उसके समकक्ष उन्हीं सेक्टर से लोगों को लाकर नियुक्त किया जाता है। तर्क क्या दिया जाता है, लॉजिक क्या दिया जाता है, ये कहा जाता है कि ये चीज़ें इसलिए लाई जाती हैं कि हमें कुशल लोग चाहिए, हमें योग्य और प्रतिभाशाली लोग चाहिए। इसमें जो अंतर्निहित बात ये है कि जो लोग UPSC की जो ढर्रा है, उससे जो लोग आते हैं, जो IAS बनते हैं या IFS बनते हैं, या अलग अलग जो उनकी सेवाएं हैं, वन सेवा है, तरह तरह की सेवाएं हैं, वो लोग योग्य नहीं होते हैं, वो कुशल नहीं होते, वो ब्यूरोक्रेट होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक ढंग से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा नियम कानून का मामला फंसाते हैं, कायदे की बात करते हैं, और इसमें फैसलों में देर होती है। ये चीज़ आज के दौर में नहीं चाहिए। तो हमें सीधे वैसे लोग चाहिए, कॉर्पोरेट्स में जैसे फैसले होते हैं वैसे फैसले लें और फिर उसको वो लागू करें। सवाल ये है कि ये जो कुशलता, इफिशियंसी जो शब्द है, जो टैलेंट शब्द है, इसके बारे में समझ बनाने की आवश्यकता है। ये जो कुशलता है वो क्या वो कुशलता देश की ज़रूरत, देश का जो तकाजा है, और जब हम देश कहते हैं तो उसका मतलब 140 करोड़ लोगों से है, उसका मतलब 15-20% ऊपर वाले लोगों से नहीं है, जिनके हित सीधे कॉर्पोरेट से या शेयर बाजार या यह जो वित्तीय अर्थव्यवस्था है इससे जुड़ा हुआ है। क्या वो लोग इसको लेकर संवेदनशील होते हैं कि भारत में कितने लोग कुपोषण के शिकार हैं और क्यों हैं, और उसको कैसे दूर किया जा सकता है? ये बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है, क्या ये उनकी चिंता का हिस्सा होता है? और अगर कोई कुशलता या कोई प्रतिभा इस दायरे में आकर नहीं सोचती है तो वो निश्चित रूप से जन विरोधी उसका एक स्वरूप हो जाता है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाती रही है। सरकार में आकर भी कॉर्पोरेट के हितों में नीतियों को ढालने और लागू करने का काम है। इसलिए जो समस्या है वो समस्या ये सोच है, जिसके तहत ये लेटरल एंट्री से लोग लाए जाते हैं। वो जहाँ से लाए जाते हैं, जहाँ से लाए गए हैं, जिसके बारे में जानकारियाँ उपलब्ध हैं, और फिर आने के बाद उन्होंने जो इस तरह की नीति देश में लागू की है, जिन नीतियों पर वैसे तो देश पिछले 30 साल से चल रहा है, लेकिन पहले की जो सरकारें थीं उसमें उनका कुछ सोशल कंसर्न था। जैसे सोनिया गांधी जब UPA की सरकार थी, उन्होंने भी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाई थी। उसमें उन्होंने अर्थशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसे लोगों को शामिल किया था जिन्होंने बहुत सारे जनपक्षीय कानून बनाने में भूमिका निभाई। मनरेगा से लेकर शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का जो कानून बना, ये सारे कानून बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो भी एक तरह की लेटरल एंट्री ही थी, क्योंकि जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी उसको कैबिनेट, उसको सरकारी दर्जा दिया गया, उसको उनके लोगों को बाकायदा सरकार से वेतन मिलते थे, यानी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन भत्ते मिलते थे, और उनकी मीटिंग जो थी उसको नोटिफाई किया गया था। वो एक गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन के तहत उसका गठन हुआ। तो ये जो सरकार है उसकी प्राथमिकताओं पर भी ये निर्भर करता है कि वो क्या करना चाहती है। अगर उनकी प्राथमिकताएं जो हैं वो 140 करोड़ लोगों के हितों को सोच रही है, और उसमें वो अगर कुछ लोगों की सेवा लेना चाहते हैं, इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन ये जो लेटरल एंट्री का जो सवाल जो ये है कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर से लाइए लोगों को, आप वहाँ शामिल कीजिए, और वो फिर कॉर्पोरेट के मनोनुकूल काम करें, उनके पक्ष में फैसले करें। समस्या ये है, दिक्कत की बात यह है कि हमारे विपक्ष ने
जो अटैक किया सरकार के ऊपर, वो सिर्फ रिजर्वेशन के पहलू को लेकर। जो आजकल एक जुमला चल पड़ा है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान है, बाबा साहब ने ये प्रावधान किया था, संविधान की भावना के खिलाफ है, दलित, आदिवासी, ओबीसी के हितों पर चोट है। इस जो चर्चा का ये जो तरीका है, जो विमर्श है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। सवाल ये है, एक तो ये जो सरकार ने किया है ये टैक्टिकल रिट्रीट है, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में उन जातियों के लोग कम हैं, उनको मिलेंगे नहीं, वो सीटें खाली रहेंगी और वो इस तरह से वो अपना अभी 45 सीटों का निकाला था, आधी सीटें भर लेंगे, फिर 45 निकाल कर आधी सीटें भर लेंगे। और ये एक तो लॉजिक होता ही है कि जब लोग हैं ही नहीं तो हम लाएं कहाँ से। ये बातें हो सकती हैं, ये आशंका है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि उन जातियों के लोग मिल भी जाएं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और उनको सरकार में लेकर आया जाए और वो वही प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसीज को लागू करने, वैसी ही नीतियाँ बनाने का काम करें, तो देश उन्हीं जातियों के जो आम लोग हैं, जो इस व्यवस्था के लाभ से बाहर हैं, उनको क्या फायदा। तो जो सवाल, जो बेसिक क्वेश्चन है कि ये जो लेटरल एंट्री का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग कुशल होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, और जो पब्लिक सेक्टर में आता है, पब्लिक सेक्टर अकुशल है, पब्लिक सेक्टर के लोग प्रतिभाशाली नहीं है, इस सोच को चुनौती दिए जाने की आवश्यकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा विपक्ष भी ये काम नहीं कर रहा है। अब चूंकि इन्होंने रिजर्वेशन का मामला उठाया, बीजेपी को ये लगा कि इसमें जातीय मामला आ गया है। भारत में पूरी राजनीति पिछले 3 दशक से या तो जातीय मुद्दे पे होती है या सांप्रदायिक मुद्दे पे होती है। इन्हीं 2 मुद्दों पे गोलबंदियां होती हैं, तो इसमें जातीय मुद्दे पे गोलबंदी होने की गुंजाइश है। तो उन्होंने एक कदम पीछे खींच लिया, ये दावा कर दिया कि मोदी जी तो हमेशा ही इनके पक्ष में रहे हैं, अब वो इसमें आरक्षण को भी शामिल कर देंगे। ठीक है, शामिल कर देंगे। पहली बात तो ये कि उस आरक्षण से कितने लोग आ पाएंगे ये अभी हमें मालूम नहीं है, लेकिन अगर वो आ भी जाएं और वो इन्हीं नीतियों पर अमल का उपकरण बन जाएं। बीजेपी की सरकार ये दावा करती रही है कि उसकी सरकार में अब तक के सबसे ज़्यादा बहुजन समुदाय के लोग हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पद पर भी उसी समुदाय के व्यक्ति को लगातार 2 बार बैठाया है, दलित और आदिवासी। अन्य जगहों पे बैठाया, उससे क्या फर्क पड़ा है? क्या उससे उन जातियों का कोई भला हुआ है? ये होते हुए भी उन जातियों के खिलाफ ही नीतियां बार बार क्यों बनती हैं और लागू की जाती हैं? आज इस सवाल पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सारी बात केवल जातीय पहचान और इसके ऊपर में सिमटी रही तो इसमें जो गरीब लोग हैं उनका सबसे ज़्यादा नुकसान है। और ये तथ्य है कि भारत में सबसे ज़्यादा गरीब, दलित, आदिवासी समुदायों के लोग आते हैं, अति पिछड़े समुदायों के ही लोग आते हैं। इस तरह से यह जो राजनीति है, जो नैरेटिव है उन जातियों के नाम पर, ये उन जातियों के लोगों के हितों के ही खिलाफ है। आज इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज बस इतना ही। हम फिर किसी एक अगले विषय के साथ आपके सामने आएंगे। आज आप सबका साथ रहने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।